कभी आपने सोचा है जो देश हमारे आसपास है, जहां हम जीते हैं, उसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? एक देश को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? आखिरकार जो अधिकार हम सबको मिलते हैं, जो कानून हमें सुरक्षा देते हैं, वो कैसे बनाए गए? कैसे तय किया गया कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? हमारे फैसले कौन लेगा? और कानून कैसे बनाए जाएंगे? यही है हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान का विकास, जो शुरू होता है 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से और आज तक चलता है, जहां हम कई तरह के अमेंडमेंट्स को देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, भारतीय संविधान का इवोल्यूशन। यानी संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे बदला और कैसे आज के भारत को तैयार किया गया। हम ये देखेंगे कि 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से लेकर आज तक के सफ़र कैसा रहा और कैसे इन बदलावों ने देश को एक नई दिशा दी। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक है। पर यह इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसका विकास इतना ज़रूरी क्यों था? और कैसे ये हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ असर डालता है? ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक सफ़र पर चलना होगा, जहां हम देखते हैं कि कैसे हमारे संविधान की कहानी 20वीं सेंचुरी में शुरू होती है और हर नए अमेंडमेंट के साथ नए चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ती है। संविधान का विकास समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आज़ादी का, लोकतंत्र का और नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा सिंबल है। संविधान वही फ्रेमवर्क है जिससे हमारा देश चल रहा है और हम सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं। इस पॉडकास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे संविधान का हर बदलाव या अमेंडमेंट भारत के सोशो पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए किया गया। हर एक रिफॉर्म या अमेंडमेंट एक नया सवाल उठाता है। क्या संविधान में इतने बदलाव ज़रूरी थे? क्या समय के साथ संविधान को इवॉल्व करना ज़रूरी था? जैसे जैसे हम इस सफ़र को समझेंगे, आप देखेंगे कि कैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से लेकर 42nd और 44th अमेंडमेंट तक और फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट तक संविधान ने देश के हर प्रमुख मसलों को एड्रेस किया है। चाहे वो किसानों के अधिकार हो, प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन हो या फिर नए कानून बनाने का तरीका हो। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, कैसे बदला और आज भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान का सफ़र शुरू होता है ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ अहम रिफॉर्म्स से। ये रिफॉर्म्स आज जो भारत हम देखते हैं उसकी बुनियाद रखने में मददगार साबित हुए। आज हम इन रिफॉर्म्स के बारे में वो बातें करेंगे जो 1909 से लेकर 1942 तक भारत के राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए लाए गए थे। ये वो समय था जब लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत अपने राज को बनाए रखने के लिए सुधार कर रही थी। चलिए इस सफ़र को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, जो 1909 में लाए गए थे। आप सोच रहे होंगे ये रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत थी? ब्रिटिश सरकार भारत में अपने राज को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन भारतीय लोगों का दबाव भी बढ़ने लगा था। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने ये पहला सुधार किया, जिससे भारत के राजनीतिक सीन में एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट बदलाव आया। इस रिफॉर्म का असली मकसद था भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना। मतलब लोगों को लगने लगे कि उनकी भी आवाज़ है, वो भी अपने फैसले में कुछ बोल सकते हैं। इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ भारतीय लोगों को जगह दी गई। इसका सबसे बड़ा असर था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन, खास तौर पर मुस्लिम्स के लिए। मतलब अब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से सीट्स रिजर्व की गई थी, जिससे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। यहाँ से भारत में पॉलिटिक्स में एक कम्युनल लाइन शुरू होती है, जो आगे जाके और ज़्यादा डीप होती गई। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच रिप्रेजेंटेशन का एक नया मुद्दा शुरू हो गया। इस रिफॉर्म का फ़ायदा ये था कि पहली बार भारतीय लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला जहां वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन इसका नुकसान ये था कि कम्युनल पॉलिटिक्स के बीज यहीं से बोए गए थे। अगला पड़ाव आता है मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में, जो 1919 में लाए गए। 1919
ये रिफॉर्म ज़्यादा बड़ा था और इसने भारत के राजनीतिक ढांचे को और बदलने की कोशिश की। इस रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, मतलब अब और ज़्यादा भारतीय लोग राजनीतिक फैसलों में शामिल हो सकते थे। ये एक और कदम था रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट था, लेकिन असली मकसद था भारतीय लोगों का जो गुस्सा था उसे थोड़ा कम करना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी भी सुनवाई हो रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जो ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था। ये एक्ट कुछ तरीकों से संविधान की तरफ बढ़ने वाला एक मेजर कदम था। इस एक्ट में 2 बड़े पॉइंट थे, फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फेडरलिज्म का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच पावर का बंटवारा होगा। पहली बार प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी, मतलब वो अपने राज्य के कुछ मामलों में खुद फैसला ले सकते थे। प्रोविंसेस को अलग से गवर्नर्स दिए गए और उनको कुछ हद तक अपने फैसले लेने की आज़ादी मिली। ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने भारत के राजनीतिक ढांचे में एक स्टेबल फ्रेमवर्क देने की कोशिश की। प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दी गई थी, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत थी। जब हम आज भारत के संविधान को देखते हैं तो हमें ये फेडरल स्ट्रक्चर इसी एक्ट से डेवलप होता दिखाई देता है। लेकिन इसका नुकसान ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब भी बहुत ज़्यादा पावर थी और वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थी। इसलिए इस एक्ट ने पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र नहीं किया, लेकिन ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम जरूर रखा। अब आते हैं क्रिप्स मिशन पर, जो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने प्रपोज किया था। ये एक आखिरी कोशिश थी कि ब्रिटिश भारत को स्वराज की तरफ ले जा सकें, लेकिन अपने टर्म्स पे। क्रिप्स मिशन के थ्रू ब्रिटिश ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया, मतलब भारत को अपनी सरकार चलाने का अधिकार मिलेगा, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगी। इस प्रपोजल ने भारतीय नेताओं को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि वो पूरी आज़ादी चाहते थे, न कि सिर्फ एक अधूरा स्टेटस। क्रिप्स मिशन का असफल होने का एक और रीज़न था कि ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस और कुछ मेजर पॉलिसीज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहा। कांग्रेस ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और इसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसमें भारत के लोगों ने पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल को खत्म करने की मांग की। ये थे कुछ अहम रिफॉर्म्स जो आज़ादी से पहले भारत में लाए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए ये रिफॉर्म एक एक कदम थे जो भारतीय लोगों को थोड़ा और पावर देने की कोशिश थी, जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो, लेकिन असली कंट्रोल अभी ब्रिटिश के हाथ में था। इन रिफॉर्म्स ने एक पॉलिटिकल अवेकनिंग जरूर शुरू की, जिससे भारत में स्वराज की जो डिमांड थी वो और तेज होती गई। जब भारत को आज़ादी मिली तो एक नई कहानी शुरू हुई। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन एक नए देश को चलाने के लिए एक मजबूत और समान अधिकार वाले संविधान की जरूरत थी। संविधान जो देश के प्रशासन का मूल आधार बनेगा और जिसमें सबके अधिकारों और कर्तव्यों की बात होगी। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें भारत के आने वाले संविधान को बनाने का सपना देखा गया और इसे हकीकत में भी बदला गया। इस पूरी कहानी में कई बड़े नेता और थिंकर्स का योगदान था। चलिए इस सफर को समझते हैं, कैसे ये असेंबली बनी, कैसे डिबेट्स हुए और कैसे देश को एक नया संविधान का तोहफा मिला। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की। 1946 का समय था, भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर था, लेकिन देश को चलाने के लिए एक नए सिस्टम की ज़रूरत थी। ब्रिटिश सरकार को भी ये समझ आ गया था कि अब भारत को अपना संविधान खुद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। अब सवाल आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। असेंबली के सदस्यों का चुनाव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा किया गया था। टोटल 389 मेंबर्स में 389 मेंबर्स में से ज़्यादातर कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ मेंबर्स मुस्लिम लीग और दूसरे अलग अलग समुदायों को भी रिप्रेजेंट करते थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और लास्ट में हमारे पास 299 मेंबर्स बचे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। असेंबली में कुछ बहुत बड़े नेता और सोचने वाले लोग भी शामिल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान को बनाने का काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद
और कई महान नेता इस असेंबली का हिस्सा थे। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण था, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा संविधान बनाना जो देश को एकता में जोड़ सके और सबको समान अधिकार दे सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ एक इलेक्शन तक सीमित नहीं था। असली काम था एक संविधान का ड्राफ्टिंग करना जो भारत के लिए सही हो। ये काम शुरू होता है दिसंबर 1946 में 1946 और लगभग 3 साल तक चलता है। इस समय में काफ़ी चर्चाएं हुई, विचारों का टकराव भी हुआ, लेकिन आखिर में हमने एक बहुत ही सुंदर और स्ट्रांग संविधान बनाया। भारत का संविधान किसी एक जगह से उठाकर नहीं बनाया गया था। ये दुनिया भर के अलग अलग देशों के संविधानों से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर बनाया गया था। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें हर व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की बात होती है। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का रोल डिफाइन किया गया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया, जो हमारे सरकार को एक डायरेक्शन देते हैं कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। कनाडा से हमने फेडरलिज्म का आइडिया लिया, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब चीज़ें भारत के नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई की गई, ताकि हम अपने संविधान को अपने देश के लिए रिलेवेंट बना सके। संविधान बनाते समय कई ऐसे मुद्दे थे जो असेंबली के लिए चैलेंजिंग थे। हर लीडर का अपना एक अलग दृष्टिकोण था, और सबसे बड़ी बात थी एक बैलेंस बनाने की, जिससे देश में सबका सम्मान और हक बना रहे। चलिए इनकी डिबेट्स को समझते हैं। सबसे बड़ी डिबेट थी फेडरलिज्म की। क्या भारत में राज्य यानी स्टेट्स को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को? एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू फेडरलिज्म के पक्ष में थे, मतलब राज्य अपने कुछ मामलों में स्वतंत्र हो, लेकिन साथ ही एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जो देश को एकता में रखे। दूसरा बड़ा मुद्दा था व्यक्तिगत अधिकारों यानी इंडिविजुअल राइट्स और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बीच बैलेंस का। फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़रूरी थे, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी अपनी इम्पोर्टेंस थी, जो स्टेट को गाइड करते थे कि लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे किया जाए। ये बैलेंस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तरफ हम व्यक्ति के हक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरे समाज के विकास को भी देख रहे थे। एक और चर्चा का मुद्दा था यूनियन और स्टेट्स के बीच पावर का बंटवारा। हमने ये डिसाइड किया कि कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे इश्यूज होते हैं वो यूनियन के अंडर आएंगे, जबकि बाकी मामलों में स्टेट्स के पावर दी गई। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जो आज तक हमारे संविधान के ढांचे को बनाए रखता है। जनवरी 26, 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। ये दिन रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये दिन क्यों चूज किया गया? इस दिन का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था, जिसमें भारत के लोगों ने पूरी आज़ादी की मांग की थी। इसलिए जनवरी 26 को संविधान लागू करने का फैसला किया गया, ताकि भारत अपनी पूरी आज़ादी का जश्न मना सके, न सिर्फ ब्रिटिश रूल से बल्कि एक नए संविधान के तहत एक नए भारत का निर्माण कर सके। संविधान के लागू होने के बाद भारत एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। इस संविधान ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें समान अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ एक संविधान बनाने का नहीं था, बल्कि भारत का भविष्य तय करने का था। एक ऐसे देश का भविष्य जिसमें सबके लिए समान अधिकार हो, जिसमें व्यक्ति और सामाजिक विकास का बैलेंस हो और जो एक मजबूत डेमोक्रेसी के रूप में उभरे। जैसे जैसे भारत का संविधान बना, वैसे वैसे देश की ज़रूरतें भी बदलती गई। समय के साथ हमारा संविधान अपने अस्तित्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखता गया, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। हर अमेंडमेंट के पीछे एक वजह थी, एक समय की मांग थी। हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो भारत के इतिहास को बदलने वाले थे। हम समझेंगे कैसे 1951 से लेकर 1992 1951 टू 1992 तक के समय भारत का संविधान के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहा और कैसे कुछ अमेंडमेंट्स ने हमारे देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया। आज़ादी के बाद भारत को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला मुद्दा था लैंड रिफॉर्म्स,
जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म करना एक बड़ा कदम था। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के नेताओं का मानना था कि जमींदारी प्रथा एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक विकास का रोड ब्लॉक है। जमींदार के पास भूमि का अधिकांश हिस्सा था और किसानों के पास अपना कुछ नहीं था। ये समस्या सामाजिक अन्याय के रूप में देखी जा रही थी। इसलिए लैंड रिफॉर्म लॉज बनाए गए, जिनके तहत जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन कोर्ट ने इस रिफॉर्म्स को चुनौती दी और कहा कि ये जमींदारी के अधिकारों को वायलेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट किया गया, जिसे हम फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 कहते हैं। इस अमेंडमेंट का मकसद था जमींदारी अबॉलिशन लॉज को जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना और राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई करना, ताकि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला सके। यही वो पहला कदम था जो बताता है कि संविधान को टाइम टाइम पर मॉडिफाई करना जरूरी है, ताकि देश के बदलते हुए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस किया जा सके। अब चलते हैं हम एक ऐसे अमेंडमेंट की तरफ जो सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल माना जाता है, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू हुई, जो एक ऐसे टाइम को दर्शाती है जब भारत की डेमोक्रेसी खतरे में थी। इस इमरजेंसी के दौरान देश की सिविल लिबर्टीज को दबा दिया गया और कई बड़े नए कानून पास किए गए। इस दौरान सबसे बड़ा अमेंडमेंट पास किया गया, जिसे 42nd अमेंडमेंट कहते हैं। ये अमेंडमेंट सेंट्रल सरकार को स्वीपिंग पावर्स देता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव था प्रीएम्बल का, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक सेकेंडरी बना दिया गया। सबसे बड़ा प्रभाव था जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करना, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अधिकारों में कटौती की गई, जिससे उनके पास लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का पावर खत्म हो गई थी। ये अमेंडमेंट एक तरह से सेंट्रल सरकार को एब्सोल्यूट पावर दे रहे थे और ये बात देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी वार्निंग थी। जब इमरजेंसी का समय खत्म हुआ तो देश ने अपने डेमोक्रेसी को वापस पाया और साथ ही एक नया अमेंडमेंट पास किया गया, जिसे 44th अमेंडमेंट 1978 कहते हैं। इस अमेंडमेंट ने देश के अंदर डेमोक्रेटिक चेक्स और बैलेंसेस को वापस से मजबूत किया। 44th अमेंडमेंट का मकसद था 42nd अमेंडमेंट के कई गलत प्रभावों को खत्म करना। सबसे पहले इमरजेंसी पावर्स को रीडिफाइन किया गया, ताकि कोई भी गवर्नमेंट फ्यूचर में बिना जरूरत के इमरजेंसी डिक्लेयर न कर सके। जुडिशियल रिव्यू का जो राइट खत्म कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में, उसे वापस से बहाल किया गया। कोर्ट्स को वापस अपना अधिकार दिया गया कि अगर कोई लॉ संविधान के खिलाफ है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सके। 44th अमेंडमेंट ने ये सुनिश्चित किया कि देश में एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें और कोई भी सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। अब बात करते हैं एक ऐसे अमेंडमेंट की जिसने भारत के सबसे नीचे तक के जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। यह है हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992, जिसमें पंचायत राज सिस्टम्स को स्थापित किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन को एक नया रूप दिया गया। 73rd अमेंडमेंट ने भारत के गांव-गांव तक गवर्नेंस को पहुंचा दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी PRIs को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, मतलब यह सिस्टम अब सरकारी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समितिज और जिला परिषद को अपने इलाके के मामले में फैसले लेने का अधिकार दिया गया। इस अमेंडमेंट का मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो पावर पहले सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी उसे लोकल लेवल तक ट्रांसफर किया गया। इससे ये फायदा हुआ कि गांव और छोटे कस्बों में जो समस्याएं थी उन्हें वहीं के लोकल लोगों द्वारा सुलझाया जा सके। 74th अमेंडमेंट का फोकस था अर्बन एरियाज पर, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्युनिसिपल काउंसिल्स को वापस एक फॉर्मल अथॉरिटी दी गई। इन लोकल बॉडीज का रोल था अपने शहरों के मसलों को सुलझाने का, जैसे सैनिटेशन, रोड्स, पब्लिक हेल्थ etc। ये दोनों अमेंडमेंट्स भारत के ग्रासरूट गवर्नेंस में एक नया चैप्टर ले आए। आज हमारे गांव और शहर के लोग अपने फैसले खुद ले रहे हैं और इस डिसेंट्रलाइजेशन का असर ये है कि लोग अपने इलाकों में बेहतर गवर्नेंस भी देख रहे हैं।
भारत का संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो बदलते समय के साथ इवॉल्व करता रहा है। हर अमेंडमेंट एक ज़रूरत के रूप में आया, चाहे वो जमींदारी अबॉलिशन का मुद्दा हो या 42nd अमेंडमेंट का। हर अमेंडमेंट ने भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ बदलाव लाया और जो आज तक हमें एक मजबूत डेमोक्रेसी बनाए रखा हुआ है। हम बात करेंगे मॉडर्न अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में जो भारत के आज के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को डिफाइन करते हैं। आज हम समझेंगे कैसे रिसेंट अमेंडमेंट जैसे 101st अमेंडमेंट यानी जीएसटी, 103rd अमेंडमेंट यानी ईडब्ल्यूएस कोटा और 104th अमेंडमेंट ने भारत के संविधानों को और मजबूत बनाया। और कुछ फ्यूचर के रिफॉर्म्स पर भी चर्चा करेंगे जो आगे आने वाले समय में देश का संविधान को प्रभावित कर सकते हैं। 101st अमेंडमेंट, जिसे हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में एक और बड़ा कदम था। इस अमेंडमेंट के तहत एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को लागू किया गया, जिसमें पुराने टाइम के अलग अलग टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स को एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर में मर्ज कर दिया गया। इसका मकसद था टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और एक यूनिफाइड मार्केट बनाना। लेकिन जीएसटी सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी प्रभावित हुआ। पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पर टैक्सेस लगाने का पूरा अधिकार होता था, लेकिन जीएसटी ने स्टेट्स और सेंटर के फिस्कल राइट्स को मर्ज कर दिया। अब सेंटर और स्टेट मिलकर जीएसटी काउंसिल के माध्यम से डिसीजंस लेते हैं। इस नए सेटअप का एक फायदा ये हुआ कि देश भर में एक ही तरह का टैक्सेशन सिस्टम है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अपने फिस्कल ऑटोनॉमी के लॉस को लेकर भी चिंता व्यक्त की। अब बात करते हैं 103rd अमेंडमेंट 2019 ईडब्ल्यूएस कोटा की। भारत के संविधान में शुरू से ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था, जो एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के लिए था, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन 2019 में 103rd अमेंडमेंट के माध्यम से एक नया कोटा इंट्रोड्यूस किया गया, जो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर था। इस अमेंडमेंट के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस अमेंडमेंट ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। क्या रिजर्वेशन का बेस सिर्फ इकोनॉमिक होना चाहिए या सोशल बैकवर्डनेस भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? फिर 2020 में हमारा 104th अमेंडमेंट आया, यानी एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन था जो एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स रिजर्व करता था। पहले ये रिजर्वेशन 70 साल के लिए था, जो 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन 104th अमेंडमेंट के जरिए इस रिजर्वेशन को 10 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये एक ज़रूरी कदम इसलिए था क्योंकि भारत में अभी भी एससी और एसटी कम्युनिटीज़ को सियासी प्रधान और गवर्नेंस में पूरा हक नहीं मिल पाया है। इसलिए ये रिजर्वेशन उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी माना गया। अब हम बात करते हैं आने वाले समय में भारत के संविधान में होने वाले कुछ पॉसिबल रिफॉर्म्स की। यहाँ कुछ डिबेट्स हैं जो समय के साथ ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। पहला है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक ऐसी चीज़ है जो भारत में काफ़ी टाइम से डिबेट में है। आर्टिकल 44 के तहत संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूसीसी का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होना चाहिए जो सभी इंडियन सिटीजन पर लागू हो, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। लेकिन यूसीसी को लेकर अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया है, क्योंकि भारत जैसे डाइवर्स देश में एक यूनिफॉर्म कोड बनाने में कई समस्याएं हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत का सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है, आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बन सकता है। एक और बड़ी चर्चा का विषय है आर्टिकल 370, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। 2019 में ये स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था, लेकिन अब भी इस डिसीजन के ऊपर देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि क्या आर्टिकल 370 का स्टेटस फिर से चेंज होगा या जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल फ्यूचर में कोई नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे।
आज के डिजिटल युग में राइट टू प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉज अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। आने वाले समय में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिल सकते हैं, जो भारत के सिटीजन्स के डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे। दोस्तों, भारत का संविधान एक ऐसी किताब है जो हमेशा इवॉल्व होती रही है। हर नए फेज में देश के सोशियो पॉलिटिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज हम देखते हैं कि कैसे हर समय की जरूरत के हिसाब से डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और जुडिशरी का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले 1950 का जमाना, जब भारत ने आज़ादी हासिल की, उस समय देश के संविधान का मूल मुद्दा था एक मजबूत डेमोक्रेसी का निर्माण करना, जो हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समता दे सके, यानी इक्वेलिटी। पहले कुछ अमेंडमेंट्स का फोकस लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी अबोलिशन और सोशल जस्टिस पर था। इनका मकसद था गरीब किसानों और पिछड़े हुए वर्गों को अपलिफ्ट करना। ये फेज रिफ्लेक्ट करता है कि एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देना और एक ऐसे समाज का निर्माण जहां सभी को बराबर का अधिकार हो। फिर आता है 1970 का दौर, जब भारत में एक बड़ा क्राइसिस आया था, इमरजेंसी पीरियड। इस दौर में 42nd अमेंडमेंट जैसे रिफॉर्म्स आए जो सरकार को ज्यादा पावर देने के लिए जाने गए। ये एक फेज था जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का प्रभाव बढ़ने लगा और डेमोक्रेसी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में थी। लेकिन इसी के बाद 44th अमेंडमेंट के जरिए सरकार की पावर पर दोबारा चेक्स और बैलेंसेस लगाए गए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत किया गया। ये बताता है कि भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। 1990 और उसके बाद के समय देखते हैं तो यह डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर था। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने लोकल गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया, पंचायती राज को प्रमोट किया और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को मजबूती दी। साथ ही 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदला, जिसका प्रभाव हम जीएसटी जैसे अमेंडमेंट्स में देखते हैं। ये सब फेजेस यही दिखाते हैं कि समय के साथ भारत का संविधान कैसे इवॉल्व होता रहा और सोशियो पॉलिटिकल नीड्स को एड्रेस करता गया, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या फिर फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का बैलेंस। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत का संविधान 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से लेकर आज तक इवॉल्व होता आया। हमने डिस्कस किया कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाया, कैसे इमरजेंसी के दौरान 42nd और 44th अमेंडमेंट आए और कैसे मॉडर्न रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी और ईडब्ल्यूएस कोटा ने देश के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को बदला। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसको आप समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार उस टॉपिक पर चर्चा करूं। तब तक के लिए जय हिंद।